तो हेलो बच्चों, क्या कहते हैं। चलिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आज के बाद क्या कहते हैं क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसको चालू कर रहे हैं। तो ये क्लास 9th का है। वैसे टोटल बैच शुरू होगा 9th का 10th का टोटल क्या कहते हैं बैच शुरू होगा। तो फिलहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, उसको समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, उसको थोड़ा पहले समझते हैं कि सबसे पहले बाबू ये बताओ कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान जो है बाबू किसे कहते हैं, किसी वस्तु के क्रमबद्ध या वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिस्टमेटिक एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो विज्ञान हम लोग को समझ में आ गया है बाबू कि मतलब सावधानी पूर्वक से या सावधानी पूर्वक तरीके से किए गए प्रयोग या परीक्षण से मिले ज्ञान को ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। कोई भी अगर वैज्ञानिक काम करते हैं बाबू, कोई भी वैज्ञानिक काम करते हैं तो सावधानी से करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं और उनसे क्या कहते हैं, उसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है, तो उसे ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के क्रमबद्ध या वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। 9th का फिजिक्स सबसे पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर लिखा है विज्ञान। विज्ञान को हम लोग जानते हैं साइंस कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, किसी वस्तु के क्रमबद्ध या वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब हुआ बाबू कि अगर कोई टीचर हमको कोई चीज सिखाया, सीखने के बाद फिर बोर्ड पर से उसको मिटा दिया और बच्चे लोग क्या कहते हैं उसको सीख करके फिर अपने से बनाना शुरू कर दिया, अपने से बनाना सीख गया, तो वही क्या कहलाएगा बाबू, विज्ञान कहलाएगा। तो किसी वस्तु के क्रमबद्ध या वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहां तक क्लियर है विज्ञान का परिभाषा। उसके बाद बाबू अगर हम लोग बात करें, वैसे तो साइंस 3 प्रकार के हम लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला है भौतिक विज्ञान। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान, जिसको कहेंगे फिजिकल साइंस। क्या बोलेंगे बाबू, फिजिकल साइंस। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। नंबर 1 में भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, और नंबर 2 में है जीव विज्ञान। नंबर 2 में जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। क्या बोलेंगे बाबू, लाइफ साइंस। पहला क्या हो गया, भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, दूसरा क्या हो गया, जीव विज्ञान लाइफ साइंस। अगर बाबू हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस का बात करें, भौतिक विज्ञान का अगर हम लोग बाबू बात करें, तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है बाबू, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है बाबू, निर्जीव पदार्थ से है और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिक विज्ञान का संबंध किससे हो गया बाबू, निर्जीव पदार्थ और उनसे होने वाली घटनाओं से है। तो समझ में आ गया बाबू भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं से है। क्लियर है। उसके बाद जो जीव विज्ञान है लाइफ साइंस, तो इसका जस्ट अपोजिट भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ से है। किससे है, सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं से है। क्लियर है। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं, भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान लाइफ साइंस। तो सबसे पहला है बाबू भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है, निर्जीव पदार्थ से, निर्जीव पदार्थ से और उनसे होने वाली घटनाओं से। लेकिन जीव विज्ञान जो है बाबू, जीव विज्ञान का संबंध किससे है, सजीव पदार्थ, सजीव पदार्थ और उनसे होने वाली घटनाओं से। उसके बाद निर्जीव पदार्थ जो है किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं निर्जीव पदार्थ किसे कहते हैं, जो श्वास नहीं ले, जो एक जगह मतलब जिसमें वृद्धि नहीं हो, उसे निर्जीव पदार्थ कहेंगे। सजीव पदार्थ किसे कहेंगे, जो भोजन करे, जिसमें वृद्धि हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सके, उसे क्या कहेंगे, सजीव पदार्थ। अब कई लोग बोलेंगे कि पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं लेकिन वो सजीव है। सही बात है, सजीव है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। भले वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं लेकिन वो भोजन भी करते हैं और वृद्धि भी करते हैं, मतलब बड़ा भी होते हैं। तो इस प्रकार का कंडीशन में वो सब पदार्थ क्या कहलाएगा, सजीव पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, सजीव पदार्थ। जो वृद्धि नहीं करे निर्जीव पदार्थ, जो वृद्धि करे सजीव पदार्थ। तो होप उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा टॉपिक को आगे समझते हैं। उसके बाद आइए बाबू थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या समझे हैं बाबू, भौतिक विज्ञान हम लोग समझ गए हैं। भौतिक विज्ञान निर्जीव पदार्थ से संबंधित होता है और उनसे घटनाओं से संबंधित होता है। जीव विज्ञान को समझ गए हैं, सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में। अब थोड़ा आगे समझते हैं। जो भौतिक विज्ञान बाबू है, जो भौतिक विज्ञान
ये भौतिक विज्ञान, ये जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को भी दो शाखा में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। कौन कौन? एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिकी, फिजिक्स यानी भौतिकी, और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। ध्यान देना है बाबू, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। क्लियर है? उसके बाद जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं बाबू, जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं बोटनी। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? ये होता है पेड़ पौधों से संबंधित। किससे होता है? पेड़ पौधों से संबंधित। कौन सा विज्ञान में पढ़ेंगे? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों से संबंधित। इसका दूसरा भाग है प्राणी विज्ञान। कौन सा बाबू? प्राणी विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी। इसमें पढ़ते हैं जीव जंतु से संबंधित। किसके बारे में? जीव जंतु से संबंधित। याद रखना है, जो भौतिक विज्ञान है बाबू, भौतिक विज्ञान इसका भी दो को शाखा है। कौन कौन? भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। क्लियर है? उसके बाद जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का भी कितना शाखा है बाबू? दो को शाखा है। कौन कौन? एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं बोटनी। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? किससे संबंधित? पेड़ पौधों से संबंधित। किससे? पेड़ पौधों से संबंधित। एक होता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी। इसमें किससे संबंधित पढ़ते हैं? जीव जंतु से संबंधित पढ़ते हैं, जीव जंतु से। उसके बाद क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग के काम करने के लगभग 5 गो अंग है, 5 गो भाग है, 5 गो पार्ट है। तो किस प्रकार से पांचों भाग में विचार विमर्श करते हैं, कौन सा नाम है, चलिए उसको आगे में थोड़ा समझते हैं। तो उसके बाद ये थोड़ा आगे को समझते हैं। देखिए, हम अभी बताए थे आपको कि किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के 5 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन अंग है? सबसे पहला भाग है, अगर कोई भी काम करते हैं वैज्ञानिक, तो उसमें सबसे पहला काम जो है क्या करते हैं? घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। मतलब किसी भी घटना को ऑब्जर्वेशन के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। पहला हो गया संभावित कारणों का अनुमान लगाना। दूसरा क्या है? संभावित कारणों का अनुमान लगाना, मतलब जो कुछ हो सकता है घटना, उस पर क्या कहते हैं? अनुमान लगाना। उसके बाद 3 नंबर में है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा या परीक्षण द्वारा क्या कहते हैं? जो भी कारण है, मतलब जो काम में कारण है, उन प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। मतलब परीक्षण द्वारा किसी कारण का टेस्ट करना। उसके बाद 4 नंबर में है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर मतलब क्या कहते हैं, इतना काम कोई कर दिया है तो जांच करेंगे, जांच करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि करना है कि नहीं करना है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और 5वां क्या है? आवश्यकता के अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य चेंज। मतलब आवश्यकता अगर रहेगा कि ये काम करना है और विचार को बदलना है तो बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग मानकर चलो कोई मैथ बनाते हैं, अब जैसे 5 और 3 8 होता है, तो हम अपने विचार से तो 9 नहीं लिखेंगे। हमारा विचार है 9 लिखने का, तो हम अपने विचार को क्या करेंगे? बदल देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वैज्ञानिक लोग काम करते हैं तो आवश्यकता अनुसार अपने विचार को क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करते हैं, रूल के साथ काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 5 वैज्ञानिक कारण क्या कहते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए जो मेन टॉपिक है अब चैप्टर में से शुरू करते हैं। उसके बाद आइए बाबू क्या कहते हैं, थोड़ा विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, थोड़ा नोट पॉइंट याद रखेंगे। क्या है नोट पॉइंट? देखिए, जो पहला पॉइंट है वो क्या है बाबू? वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र यानी एक देश के नहीं होते, एक काल के भी नहीं होते हैं, बल्कि विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, प्रोसेस है। विज्ञान किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। क्या सीखे इससे बाबू? याद रखिए, पहला पॉइंट है वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र यानी देश, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी है कि विज्ञान आज है कल नहीं रहेगा। विज्ञान एक निरंतर चलने वाला मानवीय प्रक्रिया है। और विज्ञान किस पर आधारित है बाबू? विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है। देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है बाबू, कितना ठीक बात कहा है, उसको थोड़ा आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितना ठीक कहा है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो भी बात आप अपने स्कूल में सीखते हैं, जो भी बात आप अपने स्कूल में सीखते हैं, वह संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रमों का ही फल है। मतलब विद्यालय में आप जो भी सीखते हैं, सीखने का तो मतलब है कि आप सीख गए, लेकिन उन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए सारे देश का जो वैज्ञानिक है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, तब जाकर के कोई बात या कोई विषय आप तक पूरा सरल भाषा में पहुंच सकते हैं। उसके बाद यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है। मतलब जो आज पढ़ाई लिखाई को आप आराम से समझते हैं, वो सारे देशों का वैज्ञानिक मिल करके विरासत में हम लोगों को दिया है,
ताकि आराम से आप कोई भी चीज को समझ सके। उन्होंने पूरा जीवन वैज्ञानिक अपना पूरा जीवन पूरा किताब में लगाया, एक्सपेरिमेंट में लगाया। तो ठीक उसी प्रकार जो भी आसान भाषा में आज के बच्चों को पढ़ाई मिल रहा है वो कहीं ना कहीं टीचर लोग, वैज्ञानिक लोग का ही जैसे मान कर चलो बाबू हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कितना सारा बात है, कोई मास्टर तो नहीं लिखा है कोई फिजिक्स, तो लिखा कौन है? वैज्ञानिक लोग लिखते हैं किताब, वैज्ञानिक लोग लिखे हैं फिजिक्स सबको। जैसे न्यूटन हो गया, इतना बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, उसके बाद पास्कल हो गया। तो याद रखिए आइंस्टीन कितना ठीक कहा है कि आप जो भी चीज अद्भुत स्कूल में सीखते हैं उसके लिए देश के सारे वैज्ञानिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जो भी विषय है उसको आसान बनाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, चैप्टर में से सबसे पहले हम लोग मात्रक को समझते हैं। मात्रक मतलब यूनिट। देखिए किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, वही मानक माप उस राशि का मात्रक कहलाता है। आराम से समझिए, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? उसका मात्रक कहेंगे। उसके बाद चलिए भौतिक राशि किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है बाबू? फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? हम लोग को सभी को पता है। भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहेंगे बाबू? भौतिकी के नियम को, भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहेंगे बाबू? भौतिक, उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है? भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। सिंपल है। उसके बाद देखिए भौतिक राशि हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भौतिक राशि? दो प्रकार के। सबसे पहला है बाबू आधारी राशि। सबसे पहला है आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। क्या है बाबू? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो क्लियर है बाबू? भौतिक राशि समझ गए हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, चलिए आगे इसको समझते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को समझते हैं। देखिए आधारी राशि किसे कहते हैं? वह राशि जो एकदम स्वतंत्र होता है, एकदम स्वतंत्र, उसे क्या कहेंगे? आधारी राशि। जैसे में हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब जो राशि है वो सब क्या है बाबू? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, इसीलिए हम लोग इसे आधारी राशि कहते हैं। अगर बात करें बाबू हम लोग व्युत्पन्न राशि का, तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि ऐसा राशि है जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशि ऐसा राशि है जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो आराम से समझिए, आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र होते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि, इस प्रकार से और लिख सकते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वह राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में हो गया बल, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि। उसके बाद क्या कहते हैं, यहां तक समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। एक चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं बाबू? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रक जितना है पूरे समूह को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की पद्धति कहते हैं। देखिए बाबू पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, जिनमें से कुछ अभी हम बता रहे हैं जो नीचे लिख रहे हैं। जो सबसे पहला नियम था बाबू वो था एफपीएस। क्या था? एफपीएस। दूसरा जो था सीजीएस। तीसरा जो था वो था बाबू एमकेएस और चौथा जो था बाबू वो था एसआई। अब क्या है बाबू, ये इसको आराम से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग एफपीएस का बात करें तो एफपीएस का पूरा नाम होता है बाबू फुट पाउंड सेकेंड, SECOND। क्या होता है बाबू? एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड।
सीजीएस का पूरा नाम क्या है बाबू? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस का पूरा नाम क्या है बाबू? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहां तक क्लियर है? जो चौथा नंबर है बाबू एसआई, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। INTER, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो चार को लिख दिया बाबू, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। उसके बाद ये चारों को क्या कहते हैं, चलिए बारी बारी से समझते हैं। देखिए मात्रकों की पद्धति जो आधारी राशि वाला चार को सिस्टम लिखाए थे, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एसआई को तो छोड़ दीजिए, एसआई तो वैसे दूसरा चीज है, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो तीन को मेन चीज है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर हम लंबाई को नापेंगे एफपीएस में नापेंगे तो फुट को नापेंगे लंबाई में, पाउंड को नापेंगे द्रव्यमान में, सेकेंड को नापेंगे समय में। ठीक उसी प्रकार सीजीएस है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। सेंटीमीटर को नापेंगे लंबाई में, ग्राम को द्रव्यमान, सेकेंड का समय। ठीक उसी प्रकार अगर लंबाई को एमकेएस में नापना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में, तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, समय को सेकेंड में। इस प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग नाप सकते हैं। जो एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, उसको भी आराम से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम थोड़ा समझ सकते हैं। तीन को चीज याद रखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकेंड में। फिर लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकेंड में। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में। तीन को चीजें आपको याद रखना है, इसके फुल फॉर्म के अनुसार इसको सेट कर देना है। तो कैसे पढ़ना है, चलिए इसको पूरा लिखते हैं। उसके बाद चलिए एफपीएस को आराम से समझते हैं। देखिए एफपीएस का पूरा नाम क्या है बाबू? फुट पाउंड सेकेंड। हम आपको तीन को चीज बोले थे याद रखने के लिए, क्या सब? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ध्यान से देखिए एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर है? एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक होता है बाबू फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है बाबू पाउंड और समय का मात्रक होता है बाबू सेकेंड। यहां तक क्लियर है? नोट में एक बात याद रखेंगे, ये जो सिस्टम है, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति यानी ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस को कौन सा सिस्टम कहेंगे? ब्रिटिश पद्धति भी कहेंगे। उसके बाद चलिए दूसरा पॉइंट सीजीएस को समझते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आइए दूसरा पॉइंट सीजीएस को समझते हैं। देखिए जो सीजीएस है बाबू, सीजीएस का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। अब ध्यान से देखिए, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा बाबू? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम, ग्राम है। और समय का मात्रक होगा सेकेंड, सेकेंड है। यानी कि सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर है? नोट में इसमें भी एक बात याद रखेंगे, ये जो पद्धति है सीजीएस वाला, इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। कौन सा पद्धति? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। नंबर एक वाला जो था एफपीएस वाला, उसको क्या कहते थे? ब्रिटिश पद्धति कहते थे। लेकिन जो सीजीएस है इसको कौन सा कहेंगे? मीटरी पद्धति भी कहेंगे। उसके बाद आइए तीसरा पॉइंट एमकेएस को समझते हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एफपीएस और सीजीएस खत्म है। जो तीसरा पॉइंट है बाबू वो है एमकेएस। देखिए एमकेएस का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड है, जिसमें लंबाई का मात्रक बाबू क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर है यहां तक? एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई, चलिए उसको थोड़ा समझते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आइए चौथा पॉइंट एसआई को समझते हैं। देखिए जो एसआई होता है बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग
इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो हुआ क्या बाबू, 1960 में पेरिस में एक जगह है सेवरे, पेरिस में एक जगह है, यानी पेरिस के निकट एक सेवरे नाम का स्थान है। वहां पर 11वीं, कौन सा 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी चर्चाओं के बाद 6 मात्रक को परिभाषित किया गया। आराम से समझना है। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी चर्चाओं के बाद 6 मात्रकों को परिभाषित किया गया। उसके बाद 1970 में 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां जो आधारी मात्रक है उसे मोल जोड़ा गया, मतलब जो 7वां आधारी मात्रक है मोल उसे जोड़ा गया। 1970 में 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां जो आधारी मात्रक है मोल को जोड़ा गया। इस नई पद्धति को, यही सब जो तौल हुआ, मतलब तौल एवं माप का जो सम्मेलन हुआ 11वीं तौल एवं सम्मेलन 1960 में हुआ। कहां पे हुआ? पेरिस में सेवरे नामक स्थान पर हुआ। लंबी चर्चाओं के बाद 6 मात्रक को जोड़ा गया। उसके बाद 14वीं तौल एवं माप की महासम्मेलन कब हुआ? तो 1970 में हुआ। 7वां जो आधारी मात्रक है मोल को जोड़ा गया। उसके बाद इस नई पद्धति को फ्रांसीसी नामकरण के कारण इसे एसआई कहा गया। इस नई पद्धति को फ्रांसीसी नामकरण के कारण इसे संक्षेप में क्या कहा गया बाबू? एसआई कहा गया। उम्मीद करता हूं एसआई समझ में आया होगा। देखिए जो एसआई का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसे कहा जाता है। तो पूरा बढ़िया से याद रखिएगा एसआई को। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी चर्चाओं के बाद 6 मात्रकों को परिभाषित किया गया। 1970 में 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां जो आधारी मात्रक है मोल उसे जोड़ा गया। इसी नई पद्धति को उनके फ्रांसीसी नामकरण के कारण इसे एसआई कहा गया। उसके बाद एसआई का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो वीडियो क्लास 9 का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें अभी बहुत सारा बात है, इसको क्या कहते हैं, यहीं तक हम पार्ट 1 रहने देते हैं। जो पार्ट 2 है बाबू वो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएगा। फिलहाल आप लोग जितना बताया गया है टोटल को वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। जो दूसरा बाबू पार्ट है उसको बहुत जल्दी लाएंगे। उसके बाद इसमें रह जाएगा अंकित प्रश्न, यानी फिजिक्स का हिसाब न्यूमेरिकल रह जाएगा अंकित प्रश्न, उसका हम अलग से क्या कहते हैं वीडियो बना देंगे। तो पार्ट 1 उम्मीद करता हूं यहीं तक रहेंगे। पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया।